Hello everyone, welcome to Catalyst YouTube channel. Today we are going to start very interesting topic which is immune system. Yeah, it is very interesting and very popular. कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी, एक वायरस आया था जिसने हमें बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज हर तरीके से हमें अफेक्ट किया था which was COVID-19. या उस टाइम पे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आई थी, जब तक इसका इलाज नहीं आया था, तब हम लोग सिर्फ एक चीज पे बेसिकली डिपेंडेंट थे, विच वॉज आर इम्यून सिस्टम, आर प्रोटेक्टिव लेयर, आर बॉडी, राइट. सो उसी टॉपिक से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. इम्यून सिस्टम को समझने वाले हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं, किस टाइप से वो वर्क करता है, इस पूरी डिटेल्स को हम इस यूनिट या इस टॉपिक में समझेंगे. जैसे कि हर चीज का कुछ ना कुछ अलग टाइप होता है, इम्यूनिटी भी हमारी बॉडी में वैसे ही है. इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स हैं, कुछ वर्किंग्स हैं, जैसे कि इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एग्जैक्टली जब इम्यूनिटी की बात की जाती है तो इम्यूनिटी दो टाइप से हमारे बॉडी में होती है. फर्स्ट वन इज इन्नेट एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज which can be achieved through the presence of antibodies and person systems. So yes, जो immunity है उसका रोल, उसकी पावर किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि दो टाइप की हमारी इम्यूनिटी है. फर्स्ट वन इज इन्नेट एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड, राइट. अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स के पास ये सारी दोनों टाइप की इम्यूनिटी होती है? अगर यस तो क्यों, और नो तो भी क्यों? एग्जैक्टली तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्यूरियस क्लाउड है, जो कि आपसे समय समय पे क्वेश्चंस पूछेगा, समय समय पे शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे दे. तो फिलहाल तो ये क्वेश्चन पूछने वाला है. तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या हमारी जो ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी है, ये हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है या नहीं? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी. सो मूविंग फॉरवर्ड, ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है, इसके दो टाइप्स होते हैं. एक होती है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल. अब आप लोगों को डाउट आएगा, एक्सटर्नल इम्यूनिटी, यस इट इज अ टर्म, इट इज अ थिंग. आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो इम्यूनिटी होती है वो पूरी तरीके से हमारी बॉडी को कवर करती है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अगर हम देखते हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी को, तो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है वो बेसिकली दो टाइप के उसमें डिवाइडेड होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो अगर हम इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल पे दो इम्यूनिटी आ जाती है. एक होता है हमारा फिजिकल इम्यूनिटी और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी, राइट. अगर हम बोले फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजिकल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, लाइक आर स्किन, like our tears, like sweating, everything is a part of physical immunity, whereas physiological immunity is a thing which is going inside our body. Just like here you can see that the mucosal membrane is playing a very important role as a internal immunity, okay, whereas saliva is also playing role, blood brain barrier, exactly this is a very important kind of internal immunity, okay. फिर हम देखते हैं स्किन, ऑब्वियसली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्किन. और ये इम्यूनिटी का पार्ट ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये बहुत ही हमारे बॉडी में मेजर रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी को शो करने में, ओके. मूविंग नेक्स्ट इज आर इंटरनल इनेट इम्यूनिटी के हमारे दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट है सेलुलर बैरियर एंड दूसरा है साइटोकाइन बैरियर, ओके. सेलुलर बैरियर क्या है? ऑब्वियसली नाम से बहुत स्पेसिफाइड है कि सेलर, जहाँ पे सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट. अब सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, किस टाइप के सेल्स? ऑब्वियसली क्योंकि सारे सेल्स तो हमारी इम्यूनिटी का काम नहीं करते, क्योंकि अगर वो सारे काम वही करने लगेंगे सिर्फ इम्यूनिटी के, तो बाकी के बॉडी फंक्शंस कैसे होंगे? तो कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फेगोसाइट्स. तो फेगोसाइट्स में हमारे दो टाइप्स आ जाते हैं, विच इज न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफाजेस, विच इज ऑल्सो नोन एज. अब न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफाजेस क्या होते हैं? ये क्या करते हैं कि जाके डायरेक्टली ईट करते हैं हमारे जो भी पैथोजेंस होते हैं,
वैसे ही कुछ डिफरेंट रोल होते हैं हमारे मास्ट सेल्स के, नेचुरल किलर सेल्स के एंड कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के। ये मिल के हमारे क्या बनाते हैं, सेलुलर बैरियर। इसको डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे एक एक का रोल पता होगा व्हेन वी विल स्टडी अबाउट लिम्फेटिक ऑर्गन्स। फिर से आ गई है क्यूरियस क्लाउड। अब इनका कहना है इफ सेल बर्स्ट व्हाई डजंट इट स्प्रेड डिजीज मोर। अगर डिजीज, जब आप बोल रहे हो कि जब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कुछ पैथोजन अटैक करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं या बर्स्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली अगर उनके अंदर कोई वायरस है या कोई पैथोजन है, अगर वो टूट रहे हैं तो फिर उसके बाद वो डिजीज क्यों नहीं कॉज करें, तो फिर तो और स्प्रेड हो जाना चाहिए ना। बट वो स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, वो एज अ प्रोटेक्टर दूसरे सेल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द साइटोकाइन बैरियर। या साइटोकाइन जो बैरियर्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, वो एक टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करते हैं तो फिर तो ये तो बीमारी कॉज करना चाहिए ना। ये हेल्प कैसे कर रहा है, हेल्प ये कैसे कर रहा है मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई सेल, कोई वायरस आके हमारे सेल्स को अफेक्ट करता है तो वो सेल क्या होते हैं, कुछ एक टाइप के केमिकल सिक्रेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ आर इम्यूनिटी, आर इम्यून सिस्टम, विच आर इंटरफेरॉन्स। और इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारे हेल्दी सेल्स को कि भाई बच जाओ, कुछ बीमारी या कोई डेंजर बाहर खड़ा है। तो उस टाइम पे जो हमारे बाकी सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो जब ये वायरस बर्स्ट आउट होता है तो जाके जब ये इसको अफेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। हाउ, ये अपने अंदर एक इम्यूनिटी, हमारा एक इम्यूनिटी जनरेट कर लेता है। आर वी क्लियर विद दैट? ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं हम यहाँ पे। ये सेल क्या हुआ, पहले बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होके इसके क्या निकले, वायरसेस निकले, और उसी टाइम पे एक और चीज हेल्पफुल निकली, हमारा क्या, इंटरफेरॉन्स। तो एग्जैक्टली जैसे ये क्यूरियस क्लाउड का क्वेश्चन आ रहा है कि ये अगर सेल बर्स्ट हो रहा है तो इसको तो डिजीज और स्प्रेड करना चाहिए ना, तो ये बचा कैसे रहा है हमको, तो ये हमें ऐसे बचा रहा है कि जब सेल हमारा बर्स्ट होता है उस टाइम पे वायरस तो रिलीज होते हैं, बट उसी टाइम हमारे इंटरफेरॉन्स भी रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, सिग्नल्स नेबरिंग जो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं नेबरिंग सेल्स को कि भाई तैयार हो जाओ, कुछ खतरा आने वाला है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, सिग्नल्स नेबरिंग इन्फेक्टेड सेल अंडरगो एपोप्टोसिस। वो जो होते हैं, जो सेल्स, वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस में जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारे इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं कि प्लीज एक्टिवेट हो जाओ, देयर इज सम डेंजर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, बिफोर मूविंग to our second part, which is adaptive immunity, we will discuss this big diagram here, which is shown like adaptive immunity. innate immunity का तो हमने पूरी डिस्कशन कर ली। अब adaptive immunity क्या है, adaptive immunity कैसे हो सकती है किसी के अंदर, मतलब जैसे हम लोग जब बॉर्न होते हैं उसके बाद जो धीरे धीरे थ्रू आउट द लाइफ जनरेट होती है, डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि दो टाइप के एडेप्टिव इम्यूनिटी होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो जब नेचुरल होता है तो नेचुरल में भी और हमारे आर्टिफिशियल में भी वो दो टाइप से डिवाइड होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। इसको हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। हियर इज आवर एडेप्टिव, एक्वायर्ड, सेकेंडरी इम्यूनिटी, सो ऑन। इसके बहुत सारे नाम हैं, बट बिफोर देखने से पहले हम देखेंगे क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है उससे हम ब्लेस्ड होते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, मतलब मदर बेसिकली, या थ्रू आवर बर्थ, बाय बर्थ ही हम उस चीज से ब्लेस्ड होते हैं। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो थ्रू आउट द लाइफ हम डेवलप करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ हम सीखते हैं, हमारी बॉडी सीखती है। जैसे हम स्टडी करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए, वैसे ही हम लोग पूरी लाइफ में ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी जनरेट करते हैं। एक बार देख लेते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ एंड इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। अच्छा, पैथोजन स्पेसिफिक मतलब सबको नहीं करेगी तो क्या फायदा इसका, जब ये सबको जाकर नहीं कर रही है, बचा रही है, तो इसका क्या फायदा, ये तो फिर किसी काम की नहीं है ना। मुझे चाहिए किसी और के लिए, मुझे मिल किसी और के लिए गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसका क्या फायदा है, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक चीज स्टेजेस पार करते हैं अपनी लाइफ में, आप वो चीज
क्या करते हैं, कमाते हैं, वैसे ही हमें कमाना पड़ता है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी वायरस से या किसी भी पैथोजन से अटैक होती है, उस टाइम पे क्या करती है हमारी बॉडी, उस टाइम तो वो फाइट करती ही है, उसके बाद कुछ चीज़ें वो क्या करती है एज अ मेमोरी कलेक्ट कर लेती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही कुछ आया मुझे अटैक करने तो मैं तो इसको भगा दूंगा पहले ही, बीमार होने से पहले ही। उसी का काम करती है हमारी क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो व्हेन द पर्सन डेवलप्स एन इन्फेक्शन or a disease due to their exposure to the pathogen and the person's body becomes immune to the disease which is caused due to the development of the immune response in the body is called active immunity which is acquired naturally and secondary response। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है सरल शब्दों में। एडेप्टिव इम्यूनिटी, अब जैसे कि हमने देखा कि जब हमने पहले देखा कि हमारे इन्यूट इम्यूनिटी के कुछ सेल्स थे जो कि हमें बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, वैसे ही हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास भी सेल्स होंगे ऑब्वियसली, नहीं तो भेदभाव हो जाएगा ना। तो उन दोनों को एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए इनके पास भी सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, फाइट करते हैं हमारे पैथोजन या माइक्रोब्स या जो भी हमारे वायरसेस हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है एक्वायर्ड और इनेट की। देखते हैं इनर्ट एक्सटर्नल बैरियर, इनर्ट इंटरनल बैरियर, एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, ये 3 टाइप में हमारी है। अब देखो इनेट इम्यूनिटी जो कि हमारे बचपन से बाय बर्थ है, तो ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले मुझे अफेक्ट किया था, अब मुझे इसे करना है नहीं करना है, सोचने की उसे जरूरत ही नहीं है। उसको पता है देयर इज समथिंग फिशी, वो जाएगा अटैक करेगा। बट हमारे जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या करता है, वो पहले सोचता है कि क्या इसी ने किया था कि दूसरे ने किया था, तो इस चीज़ को सोचने में उसे टाइम लग जाता है। इसके लिए इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, थोड़ा धीरे होता है। वेयर एज इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। रिकॉग्नाइज ब्रॉड रेंज ऑफ पैथोजन, ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसके पास कोई बताया नहीं है कि भाई यही वाली ये पर्टिकुलर वायरस है जो कि तुमको आएगा अफेक्ट करेगा तो तुम्हें इससे लड़ना है, नहीं। उसको बोला गया कि भैया जो भी तुम्हें वायरस दिखेगा जैसे वो आए उसको भगाना है। तो इसीलिए ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो भी उसको दिखता है उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। ठीक है, और क्योंकि अब इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है तो इसके पास कोई मेमोरी भी नहीं होती है। सेम बट इसके पास क्योंकि ये याद करता है, इसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं नेट एक्सटर्नल बैरियर कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था स्किन, एसिडिक एनवायरनमेंट, सिक्रेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया एक्स्ट्रा। इनेट में कौन कौन से आते हैं, हमारे सेल्स आ जाते हैं। और एडेप्टिव में कौन कौन से आ जाते हैं, डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन एंड डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन इन द बॉडी। एक हो गया बॉडी फ्लूइड और एक हो गया सेल्स। तो बेसिकली एडेप्टिव में 2 हैं, कौन, बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी सेल्स। अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है, वो भी ब्लेस्ड है, किससे, कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल से। तो ये हमारे 2 टाइप के सेल्स हैं जो कि हमारे मिलकर बनाते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी को। जैसे कि बी सेल्स, बी सेल्स क्या करते हैं, ह्यूमरल रिस्पॉन्सेस। और ये क्या कर, बी सेल्स ह्यूमरल रिस्पॉन्स करते हैं और टी सेल्स क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब ये क्या होता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ये सेल्स क्या कर रहे हैं और क्यों ये जाके ये नहीं कर सकता और ये जाके ये नहीं कर सकता, सब क्योंकि सबके काम डिवाइडेड हैं और सबको अपना अपना काम करना है। जैसे कि आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल्स, आई अटैक इन्फेक्टेड सेल्स। मतलब जैसे हमारा जब भी कोई वायरस कोई पैथोजन आके अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, उस टाइम पे जो फर्स्ट एक्शन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमारे बी सेल्स के टाइप के। अगर मान लीजिए एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम करना है, एडेप्टिव इम्यूनिटी को काम करना है, उस टाइम पे जो सबसे पहला रिएक्शन, जो सबसे पहला प्रोटेक्टिव लेयर या जो सबसे पहले प्रोटेक्टिव सेल्स एक्टिवेट होंगे वो होगा हमारा बी सेल्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। वेयर एज जब इसने अफेक्ट कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि इसके मेमोरी जो जनरेट हुई, हमें पता चला है अभी या हमने पढ़ा है कि जो मेमोरी जनरेट होती है वो किस में होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में होती है। तो जो इस मेमोरी को कलेक्ट करता है वो कौन होता है, हमारा टी सेल्स। यस,
अब टी सेल्स क्या करते हैं, उस मेमोरी को कलेक्ट करके रख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम जब फिर से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है तो ये जाके उस पर अटैक करते हैं। तो इवेंचुअली ये क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। जब ये एक्शन देता है इसके सेल्स को कि भैया काम करो, तब ये काम करना शुरू करते हैं। ओके, मूविंग नेक्स्ट इज आर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब अभी जैसे हमने देखा कि इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। सिमिलरली इसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो व्हाट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स? पीपल हु आर एडमिनिस्ट्रेटेड performed antibodies get passive immunity. It is the transfer of active humoral immunity through this ready-made antibody present in the blood body humor. ये हमारे बॉडी के एक पार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और जब हमारी बॉडी अफेक्ट होती है किसी भी वायरस या पैथोजन से, उस टाइम पे ये रोल प्ले करता है, विच इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। सिमिलरली सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं? It defends against the intracellular pathogen and cancer by binding the antigen and lysing the infected cells or cancer cells. They do not involve antibody, instead release phagocytes, antigen-specific cytotoxic T lymphocytes and various cytokines in response to an antigen. This helps the body to differentiate between self and non-self. Okay? मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इसके पास क्या, ये मेमोरी इसने कलेक्ट की किसने, बी सेल्स ने, जिसने सिग्नल दिया टी सेल्स को कि भाई अब ये याद रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पहला रिस्पांस मैंने दे दिया है। अब जितनी भी बीमारियां हैं, जब भी हम दोबारा इससे अफेक्ट होंगे तो ये याद किसको रखना है, काम किसको करना है, तुमको। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, बट ऐसा होता नहीं, करता है वो हेल्प। ठीक है, अब इतनी हमने बात कर ली कि सेल्स हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? किसी की हेल्प से कर रहे होंगे ना। तो इनकी कौन हेल्प कर रहा है, कौन सेल्स हैं, क्या है? यहाँ पे एक डायग्राम में एक बहुत छोटा सा बना हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, या दिस फिगर, ये क्या है, क्यों है भाई, इसका क्या काम है? तो ऑब्वियसली अगर सेल्स को फंक्शन करना है तो उनको कोई एक वेपन तो चाहिए होगा ना। तो ये जो वेपन है वो है हमारा एंटीबॉडीज। ये क्या होते हैं, ये हमारे एज अ वेपन रोल प्ले करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी वायरस या डिजीज से। अब एंटीबॉडीज का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे हम। ये स्ट्रक्चर में आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको एक वाई शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब आप बोलोगे 4 का, यहाँ तो 2 ही है, 4 है। हाउ दिस वन 2 3 and 4। अब ये 4 पार्ट्स भी 2 चीजों में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज लाइट चेन एंड हैवी चेन। हैवी चेन में ये कैसे डिवाइडेड है? हैवी चेन जो है वो क्या है, ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा होगा, दिस वन इज हैवी चेन। सॉरी, जो ये आपको पूरा ये बड़ा वाला 4th और 3rd दिख रहा है वो क्या है, हमारा हैवी चेन। वेयर एज ये स्मॉल फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, लाइट चेन। अब ये जो लाइट चेन और हैवी चेन है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं फंक्शनिंग के लिए, विच इज डन बाय आर सल्फर बॉन्ड। सल्फर बॉन्ड बाय डबल सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं फॉर द फंक्शनिंग। अब दोनों में एक रीजन होता है विच इज वेरिएबल रीजन, मतलब कि अगर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी होगी, अब आप सोच रहे होंगे क्या डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी जरूरी है, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या ये जो एंटीबॉडीज का तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ये क्या है और क्यों है, और ये वेरिएबल क्यों है। यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वेरिएबल रीजन। वाई सो, वेरिएबल क्यों है? क्योंकि किसी भी एंटीबॉडी, चाहे वो किसी भी, अब सारी बीमारियों के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो अब सबके लिए तो एक तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी ना, इसीलिए उसकी रिस्पॉन्स के लिए, डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए डिफरेंट टाइप का वेरिएबल रीजन होता है, ताकि वो जाके अफेक्ट करे और दोबारा उसको अटैक कर सके, राइट। फिर से आगे हमारा क्यूरियस क्लाउड, उसको भी सेम ही क्यूरियोसिटी हुई, जो कि है व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। अगर एंटीबॉडी है तो डिफरेंट टाइप की क्या जरूरत है? अभी मैंने आंसर उसका दिया कि क्योंकि डिफरेंट बीमारियां होंगी, डिफरेंट पैथोजन, बैक्टीरिया एंड वायरसेस,
एनीथिंग जो अलग अलग टाइप के होते हैं उनसे फाइट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमारे एंटीबॉडी के पास भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल रीजन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से और उनको हेल्प करते हैं कि अलग अलग बीमारियों को वो डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज इन आवर बॉडीज आर IgA, IgG, IgE एंड IgM। ये क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज हैं। इसका क्वेश्चन जो था कि क्यों, इसका आंसर हमने दे दिया। मूविंग नेक्स्ट इज आर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। स्टार्टिंग में जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम पे हमने एक चार्ट देखा था जिसपे हमने डिस्कस किया था कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड देन पैसिव एंड एक्टिव। तो इसी को हम अब इस टेबल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअली ये क्या है, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसके नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये क्या करती होगी, कि ये तुरंत तुरंत काम करती होगी, बहुत एग्जैक्ट वे में एग्जैक्ट टाइम पे जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी तुरंत काम कर देती होगी। और पैसिव इम्यूनिटी मतलब काम तो करती होगी पर थोड़ा घुमा फिरा के काम करती होगी। अब ये कैसे है, यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब ये एंटीजन क्या है, अब एंटीजन को समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में, विच इज़ वेरी कॉमन। जब भी मैं आपको बोल रही हूँ पैथोजन, वायरसेस, कोई भी टाइप के बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये सब क्या है, प्ले करते हैं एज एन एंटीजन। व्हाट इज दैट, जो भी चीज एंटीबॉडी को जनरेट करवाए, उसका मतलब सॉरी फॉर द राइटिंग, एनीवेज, तो जो भी हमारे एंटीबॉडीज को जनरेट करवाए उसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो इसके नाम को अगर हम ब्रेक करें, विच इज एंटी एंड जन, जन मीन्स जनरेटिंग, एंटी मीन्स एंटीबॉडी, ठीक है। तो जब भी हम इसके बारे में देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो जब क्या होता है, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो क्या करता है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो स्टिमुलेशन ऑफ एंटीबॉडी से जनरेट हो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। वेयर एज पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी की स्टिमुलेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो कि डायरेक्टली इंजेक्ट की जाए, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द पर्सन डेवलप्स एन इन्फेक्शन और अ डिजीज ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू द पैथोजन एंड द पर्सन बॉडी becomes immune to disease which is caused due to the development of immune response is the body is called active immunity। सेम मैंने जो आपको अभी बात बताई है, people who are administrated performed antibodies get passive immunity. It is a transfer of active immunity through this ready-made antibodies। यहीं पे आपको पता चल गया, एक वर्ड में बोले जाए तो रेडीमेड इम्यूनिटी मतलब आपके एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुए, कोई स्टिमुलेशन नहीं हो, डायरेक्ट एक लाया गया, उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, उसी को हम बोलते हैं। और उससे जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हुई उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ देखते हैं दूसरा पॉइंट, इट टेक्स अ लॉट टाइम टू गेट एक्टिवेटेड। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में कोई चीज बन रही है, जनरेट हो रही है, तो इट विल टेक मोर टाइम कंपेयर टू समथिंग विच इज ऑलरेडी रेडीमेड। सेम लाइक अ फूड, जो रेडीमेड फूड होते हैं, चिप्स का पैकेट जाओ 10 रुपए दो, खरीद लो, खा लो, खत्म। वेयर एज अगर कुकिंग करनी पड़ती है तो आपको प्रॉपर चॉपिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग इन्वॉल्व। तो सब ये है हमारा घर का खाना और ये है हमारा बाहर का चिप्स का पैकेट, एज सिंपल एज दैट। The memory cells are product that will help in producing a stronger response when the same antigen। Obviously घर का खाना से क्या होता है, गुड हेल्थ, गुड बॉडी, एकदम पेट भर जाता है, आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वेयर एज अगर एक चिप्स का पैकेट खाते तो आपको और क्रेविंग होती है, आप और खाएंगे, कुछ और खरीदेंगे, कुछ और खाएंगे। सेम इसमें क्या है, बट आपका टेम्पररी पेट आपका भर जाता है, बट आपको लॉन्ग टाइम नहीं भरता, आपको फिर से कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। इसके साथ भी ये है कि जब पैसिव इम्यूनिटी दी जाती है, रेडीमेड इम्यूनिटी दी जाती है, तो उस टाइम पे वो थोड़े टाइम के लिए ही काम करती है। बहुत जल्दी तो पेट भर जाता है क्योंकि जस्ट फाड़ा खा लिया, पेट भर गया। बट इसके केस में भी यही होता है, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है जनरेशन में, बट एक बार जब जनरेट हो गई दिस इज ए लाइफ लॉन्ग और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एग्जाम्पल,
वैक्सीन लाइक बैसिलस कैलमेट यूज्ड फॉर टीबी। ट्यूबरकुलोसिस में ये जो वैक्सीन यूज होती है बीसीजी, ये यूज की जाती है। ये हमारे बचपन में हमें दिया जाता है, आई थिंक ड्यूरिंग आर कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम बर्थ होता है, उस टाइम पे आप दिया जाता है टू सिक्योर की लाइफ टाइम में आप कभी वायरस से आप या बीमारी से अफेक्ट ना हो। वेयर एज कुछ ऐसे जैसे कि आपको कभी छोटी सी माइनर चोट लग जाए, चाहे लोहे से लग जाए, रोड पे आप गिर जाए, तो आपको बड़ी एक फेमस इंजेक्शन दिया जाता है विच इज टिटनस, एंटी टिटनस इंजेक्शन। ये क्या काम करता है, आपको उस टाइम पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो उस चोट की वजह से या उस माइनर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, उस समय तो आपको बचा लेता है। बट आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई भी फिर से एक्सीडेंट होता है, आपको फिर से वो डलवाना पड़ता है, फिर से वो इंजेक्शन लेना पड़ता है ना। तो इसी से वो पता चल जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, पैसिव इम्यूनिटी। एकदम से तो आपको प्रोटेक्ट कर लेता है बट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता। So we are clear with our active and passive immunity. Now moving next to our vaccine and immunization. ये क्या है, वैक्सीनेशन क्या होता है? अब बोलेंगे कि वैक्सीन कैसा है, क्यों है, ज़रूरत ही क्या है उसकी। तो जैसे मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया तब मैंने आपको बताया था किसके बारे में, कोविड-19। तो उस टाइम पे एक इसका वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लगा था, लाइक नियरली 6 months to 1 year, विच वन कोवैक्सीन, और उसकी कुछ काफ़ी टाइप हैं, आई वोंट टेक नेम्स और आई डोंट इवन रिमेंबर दैट। बट यहाँ पे हमें पता है कि वो वैक्सीन देने के बाद क्या हो गया था, जो इसका जो बहुत इंक्रीज था वो क्या हो गया था आफ्टर वैक्सीन, इसका जो स्प्रेड था वो क्या हो गया था, सॉरी डिक्रीज हो गया था, राइट। तो वैक्सीन ने ऐसा क्या कर दिया हमारी बॉडी में जाके कि हमारी सब चीज़ से हम प्रोटेक्टेड हो गए और दोबारा हमको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक बार देखते हैं व्हाट इज़ दैट। मैंने कहा था हमारा जो क्यूरियस क्लाउड है वो हमेशा हमें कभी कभी आंसर भी देगा। तो जो वैक्सीनोलॉजी है उसका जो डिस्कवरी है वो किसने किया था, हमारे एडवर्ड जेनर में। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन वेरी एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So, moving to the topic, which is vaccination is based on the memory of the immune system. When an antigenic material is injected into the healthy person, it generates antibodies and memory cells as a primary immune response. What is actually happens? Happens that like एक particular disease का weak pathogen introduce किया जाता है हमारी body में। अब तुम बोलोगे कि खुद ही क्यों पैथोजन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फिर तो हम बीमारी हो जाएंगे, क्या फायदा फिर हमें ऐसी प्रोटेक्शन से। बट इसका सीन क्या होता है कि वीक और डेड बैक्टीरिया आर इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट ऑफ द 10 बाई ऑफन बाई इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है हमारे वीक माइक्रोब्स जो कि हमारी बॉडी में अफेक्ट तो लाते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जब आपको कोविड का वैक्सीन लगा होगा, मैं ये बार बार एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि बहुत रीसेंट है और आप लोग को याद करने में भी आसान होगा। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने फीवर एक्सपीरियंस किया था, बॉडी एक एक्सपीरियंस किया था, कुछ लोगों ने कोल्ड कफ डिफरेंट काइंड ऑफ माइनर इफेक्ट्स फील किए थे, राइट। वो क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसे ही कोविड का जो वायरस था उसको वीक करके, उसको कमज़ोर करके आपकी बॉडी में डाला गया। आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 था उसका भी सिम्टम क्या था, कोल्ड होना, कफ होना, बॉडी एक होना, है ना, वीक हो जाना। तो उसी का एक छोटा सा वर्जन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया। जब आपकी बॉडी में वो इंट्रोड्यूस किया गया, अब आपकी बॉडी को तो पता नहीं है ना कि ये झूठ है या ये कमज़ोर है, वो तो भैया एक्टिव हो गया कि भाई इसने कैसे आके मुझे हमला किया। तो आपकी बॉडी ने क्या किया, इस पे रिस्पॉन्ड किया। जब आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया तो एक टाइप की मेमोरी जनरेट हुई और वो मेमोरी क्या किया, उसने हमें प्रोटेक्ट किया फॉर द फ्यूचर इफेक्ट या फ्यूचर उसके उस डिजीज से बचने के लिए हमें किसने हेल्प किया, हमारी मेमोरी ने, हमारी बॉडी के मेमोरी सेल्स ने, टी सेल्स ने। जो भी पूरा हमने पढ़ा है उसकी जो वैक्सीनेशन का जो थ्योरी है वो ये पूरा कंपाइल करता है। जैसे कि अभी देखा इसके 3 स्टेप्स थे, पहला वीक और डेड बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करना, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स का एक्टिवेट हो जाना और उसके बाद क्या करना, हमारी बॉडी का मेमोरी प्रोड्यूस करना और उस बीमारी से बचकर रहना। ऐसा तो नहीं है कि अभी कोविड-19 है ही नहीं, बट अब उसके केसेस बहुत ही कम, एकदम नाम मात्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट सब लोग उसके वैक्सीन ले चुके हैं, सब लोग प्रोटेक्टेड हैं। अब वो उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ से इम्यून हो चुकी है।
हेयर गम, अब ये जो हमने देखा वैक्सीनेशन, ये जो बनाने का तरीका वो क्या है, मतलब जब ये वैक्सीन्स बनती होंगी तो कैसे बनती होंगी, तो जब ये वैक्सीन्स बनती हैं तो एक बहुत ही फेमस टेक्नोलॉजी से बनती है विच इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसका एक पूरा लेक्चर हम लोग अटेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगी कि क्या होता है कि एक पैथोजन का डीएनए लिया जाता है, उसको एक कैरियर के साथ जोड़ा जाता है, उस कैरियर को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटीरियल, उस दोनों को क्या किया जाता है, अटैच करके हमारी बॉडी में एज अ वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यून हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। सिमिलरली अगर हम कोविड का देखें तो वही किया गया है, पैथोजन को क्या किया, थोड़े से अमाउंट में, वीकर अमाउंट में लिया गया, उसको एक कैरियर के साथ जोड़ा गया, फिर उसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया एज अ वैक्सीन। ऐसे हमारी इस पूरे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले किया हमारी बॉडी को इम्यून करने के लिए एक पर्टिकुलर डिजीज से। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं एलर्जी डिफिनेशंस। ओके, दिस वन इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एलर्जी डेफिनेशन। अब क्या होता है, एलर्जी क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी आप डायरेक्ट धूप में जाते हैं और आपको छींकें आना शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट स्नीजिंग, यू स्टार्ट कफिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ओके, व्हाई दिस हैपेंस, दिस इज अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी जब किसी स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में एकदम से जाती है, उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अब ये बहुत डिपेंड करता है किसी सबका अपने अपने बॉडी पे, किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, राइट। अगर एलर्जी हम देखें तो एलर्जी क्या होता है कि एलर्जी कैन बी लाइक 3-4 टाइप्स। ठीक है, एलर्जी रिएक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि एलर्जी के सिम्टम्स टाइप्स ये हैं, एलर्जी के सिम्टम्स ये हैं। तो सिम्टम्स मैंने आपको बताया कि यू स्टार्ट स्नीजिंग, ईचिंग एंड ट्रबल इन ब्रीथिंग, रनिंग नोज, हेडेक, रेड अवे ऑफ योर आईज, हाइव्स और रैशेस। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके एलर्जी के सिम्टम्स हैं। बट ये सिम्टम्स हुए क्यों, कैसे हुए, ये सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, किसी भी जैसे किसी एलर्जी, किसी इन्फेक्शियस प्लांट से आपका स्किन टच हो जाए या किसी चीज़ से आप उसको स्मेल कर लें, तो ये सब क्या होता है, उससे आप क्या होता है कि आपके एलर्जी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये बी हाइव, आपने देखा होगा बी स्टिंग जब होता है तो आपकी बॉडी में पूरा जो जिस पर्टिकुलर एरिया में होता है आपका वो एरिया स्वेल हो जाता है, फिर आपका हेडेक होना शुरू हो जाता है एंड सम सो ऑन। ठीक है, फिर है इंजेक्शन, जैसे कुछ लोगों को जब भी डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो वो हमसे एक प्रिस्क्रिप्शन में पूछते हैं कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है, वो पूरा नोट करते हैं बिफोर आपको कोई भी मेडिसिन का सजेशन देने से पहले। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप एक ऐसा मेडिकेशन ले लेते हैं जिससे आपको एलर्जी हो मे बी और आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कर दे तो इट इज़ वेरी हार्ड टू हैंडल, तो आपका इलाज तो हुआ नहीं, उल्टा आप और एक और बीमारी लेके आ गए। दूसरा है इनहेल, जैसे कि पोलन, डस्ट। अब ये बेसिक एग्जांपल्स हैं कि जैसे आप बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत धूल है, पॉल्यूशन है, तो सडनली आपको स्नीज करने लगेंगे। कुछ लोग की आंखों से पानी आने लगता है कि डायरेक्ट धूप में चले गए तो आंखों से पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। ये सब किसका एग्जाम्पल है, हमारे एलर्जिक रिएक्शंस का। एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेंगे। एलर्जीज आर ऑल्सो नोन एज एलर्जिक डिजीज. They are also number of conditions which is caused by hypersensitivity of the immune system to various typical harmless substance present in the environment. अब आप लोगों ने तो ये पूछा ही नहीं कि ये जो एक्चुअल में आपको बोल रही हूँ कि एलर्जिक रिएक्शन है, सिम्टम है, क्यों हो रहा है, जरूरत ही क्या है, क्यों, मतलब अगर तुमने बोला कि इम्यूनिटी हमें बचा रही है तो ये रिएक्शन की क्या जरूरत है। दिस इज हाउ आर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस। लाइक अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा डस्ट आपकी आंखों में आ रहा है, सडनली आप लोग का क्या होगा, टीयरी आई हो जाएगी, आप लोग की आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी वो रिस्पॉन्ड कर रही है एज अ इनीट इम्यूनिटी, वो आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर अडेप्ट नहीं कर रही है। उससे प्रोटेक्ट करने का जो एक रिएक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। यहाँ पे हमारा फिर से क्यूरियस क्लाउड आ गया है और इसने एक और क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर द एलर्जी रिएक्शन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज आर इम्यून सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलर्जीज। तो क्या कोई तो अब इम्यून सिस्टम है तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी तो होगी ही, तो क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में जो हमें एलर्जी से बचाती है। इसका आंसर भी पहले आप मुझे देंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। Okay, we are coming to end. This is a very important question which is
came in 2024 CVT exam, which is you have to match the this column and आपको उसके बाद यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ बैरियर्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, उसके साथ आपको मैच करना है। तो साइटोकाइन बैरियर्स, तो मैंने आपको बताया था साइटोकाइन बैरियर्स क्या होते हैं। साइटोकाइन में कौन इन्वॉल्व है, एक केमिकल इन्वॉल्व है, उस केमिकल का नाम क्या है, इंटरफेरॉन्स। तो हमारा क्या हुआ, ए का 4। तो यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है ए का 4 वाला, हाँ दिख तो रहा है, एक 4th है और दूसरा कौन सा है हमारा 1 है। वेयर एज हमारा फिजिकल बैरियर, चलो एक बार सी देख लेते हैं। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में कौन से थे हमारे, जिसमें सेल्स इन्वॉल्व थे। अब सेल्स में कौन आ गया, आप बताइए कौन सा आप लोग को सही लग रहा है। सेल सी का हमारा क्या लग रहा है, कौन से इसमें सेल टाइप है, म्यूकस कोटिंग नो, टियरफ्रोमाइज नो, फाइगोसाइटोसिस। ऑब्वियसली दिस वन इज अ सेल जिसके 2 टाइप्स थे जो मैंने आपको बताया था। तो सी का क्या हो गया 3। तो एक और बार देख लेते हैं, सी का 3, हाँ ये मैच कर रहा है, ठीक है। फिर है हमारा बी, फिजिकल बैरियर एंड सी इज अ सेलुलर बैरियर। इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, बट स्टिल वी विल फाइंड दिस वन कि सेलुलर बैरियर कौन सा है हमारा। अगर हम इसको देखें 4th का सेलुलर बैरियर सी का हो गया हमारा सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में हमारा क्या जाता है, म्यूकस कोटिंग। ओके, ये हमारा फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर का जो एग्जांपल था उसमें हमारा म्यूकस कोटिंग था, और डी का हमारा क्या हो गया 2। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर हमने एक साथ देखे थे, जिसमें था क्या, म्यूकस कोटिंग एंड हमारा टीयर फ्रॉम आईज। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया 4th। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, या द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स है लाइक लिम्फेटिक ऑर्गन एंड एवरीथिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।